आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक जुडिशरी। ये एक ऐसा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ जिससे कि जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उन सबसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जुडिशरी जो है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो जो लगभग हर स्टेट करवाती है, और इसका जो फॉर्मेट है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऐसा होता है। पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, तो आप पास कर देते हो एग्ज़ाम। अब जो इस जो इसका फॉर्मेट था वो मैंने आपको बताया। अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले या तैयारी हो शुरू कर दी है उसके बाद, हमें सबसे पहले खुद से एक प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस इस चीज़ का कि अब अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मुझे नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता। मेरा काम है तैयारी करना। इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड देन ओनली आई कैन थिंक ऑफ ऑल दीज अदर थिंग्स कि क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले प्रॉमिस ये करना है कि जी मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, मुझे सिर्फ यही एग्ज़ाम निकालना है हर हालत में, और मैं पढ़ूंगा उसके लिए। द रिज़ल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। मेरे हाथ में मेहनत है। क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ? अगर इसका आंसर आपका हाँ है तो कुछ और मत सोचो, बस शुरू हो जाओ। जब आपने एक प्रॉमिस कर लिया कि हाँ मुझे पेपर निकालना है हर हालत में, उसके बाद आपको एक और जो क्वेश्चन आएगा तो वो है कि आपको स्टेट चूज़ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ऐसे ना जाएं कि हर स्टेट के पीछे भाग रहे हैं। कभी दिल्ली हो गया, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी हिमाचल, कभी झारखंड। मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसे नहीं भागना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि अरे मैं अपनी सीट सिक्योर कर लेता हूँ ना, फिर देखा जाएगा जो होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक बार पढ़ो और अपनी स्टेट के लिए पढ़ो, जो भी तुम्हें क्लियर करनी है, जो आउट ऑफ 4-5 जो तुम्हारी एक फेवरेट स्टेट है कि नहीं मेरे को यही काम करना है और मेरा फ्यूचर जो है यही सिक्योर है। आप सिर्फ उसके लिए पढ़ो, आंखें बंद करके, बस उसका जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है उस पेपर को निकालने के लिए, सिर्फ वो पढ़ो। अगर आप हर जगह जाओगे, आप पहले दिल्ली का दोगे, फिर हरियाणा का दोगे, फिर यूपी का दोगे, तो आप देखोगे कि यार हर स्टेट का सिलेबस अलग है। जीके यूपी में आती है, जीके का अलग ही पेपर आता है यूपी में। हरियाणा और दिल्ली में उतनी जीके नहीं आती जितनी यूपी में, तो अलग ही पेपर आता है। तो आपको ऑब्वियसली यूपी में जीके के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप वो बैलेंस कर सकते हो तो आप सोचो कि मैं उस स्टेट में भी चला जाऊंगा, मैं उस स्टेट का भी दूंगा, उस स्टेट का भी दूंगा। पर अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहते और अगर आप क्लियर हो मन में कि नहीं मुझे दिल्ली ही निकालना है या मुझे हरियाणा ही निकालना है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, इसमें कोई ये गलत डिसीजन नहीं है। सिर्फ एक स्टेट के पीछे भागना बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे आज का तो देखना ही है, हमें आगे का भी देखना होता है कि बाद में क्या होने वाला है। कि क्या मैं यूपी में या क्या मैं हरियाणा में
सरवाइव कर लूँगा? क्या अगर मैं बिहार का रेज़िडेंट हूँ, तो क्या मैं दिल्ली में सरवाइव कर लूँगा? क्या मैं एमपी में सरवाइव कर लूँगा? कुछ ये क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही बोलते हैं ना ऑनेस्ट क्वेश्चंस हैं खुद से जब आप पूछोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने एक प्रॉमिस करा कि हाँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दीज जुडिशियल एग्जाम्स। द सेकंड थिंग यू आर गोना डू इज you will select a state, and even if you go for 3 or 4 states, that is also not a problem। पर एक स्टेट पे पीछे जाने का फायदा ये होगा कि आप फोकस्ड रहोगे, आप उसी स्टेट पे फोकस करोगे, आप अपनी कमियां ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। जो स्टेट का हो गया, अगर आपको सारी स्टेट्स देनी है, 4-5 स्टेट्स देनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू कम आउट विद अ बैलेंस, विद अ प्लान कि मैं ऐसे ऐसे करके अप्रोच करूंगा। तो आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा। हाउएवर अगर आप एक ही स्टेट के पीछे भागोगे तो मुझे लगता है सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक स्टेट के पीछे भाग रहे हो कि मुझे दिल्ली ही निकालना है, तो ये मत करो कि फॉर्म ही मत भरो। और दिल्ली निकालना है तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा का फॉर्म ही मत भरो, फॉर्म भरो सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। एक एग्जामिनेशन का माहौल मिलेगा आपको, उसके लिए आप फॉर्म भरो। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू निकल जाता है तो कोई बात नहीं। वो जो आपका एग्ज़ाम निकला वो आप दिल्ली के लिए फ़ोकस थे, पर आपका एग्ज़ाम कोई और निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तो उस स्टेट का सोचा ही नहीं था, आप वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं होता है। आप फिर से दिल्ली आएगा, फिर से दीजिए, फिर से उसको निकालिए। तो ऐसा तो है नहीं कि जी आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस स्टेट में हूँ या उस स्टेट में हूँ। आप एग्ज़ाम दो, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप फ़ोकस्ड एक स्टेट के लिए रहो या 2 स्टेट के लिए मैक्सिमम। इससे ऊपर मत जाओ। अपना फ्यूचर सोचो कि मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मुझे उनके साथ रहना है या उनके साथ नहीं रहना है, वो सब आपका डिसीजन है। तीसरी चीज़, जब आपने एक स्टेट चूज़ कर ली, अब उसके बाद आप देखो सिलेबस। सिलेबस देखो कि इस स्टेट में क्या-क्या सिलेबस आता है। जब आपने सिलेबस देख लिया, हाँ जी ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ें आती हैं। जब आप फोकस्ड होके सिलेबस देख लोगे तो आपको चौथी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है टाइम टेबल। ये सारा पैटर्न उन लोगों के लिए है जो कि किसी कोचिंग में नहीं जाते, जो जो या कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप कोचिंग जाते हैं तो भी आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो भी आपको एक प्रॉमिस खुद से करना पड़ेगा, एक स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेबस देखना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी वहाँ पे भी। पर आपको ये चीज़ें थोड़ा गाइड भी करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो बताते हैं आपको। कोचिंग लेना भी बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। कोचिंग पर जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये चैनल उनके लिए है। उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। जो किसी न किसी कारण से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि कैसे आपको क्रैक करना चाहिए। उसके बाद टाइम टेबल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप टाइम टेबल को ऐसे बाँटो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तो अलग ही चीज़ है। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि आप बचपन से अभी तक बड़े कैसे हुए हो, वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वो आपका लॉ चेक नहीं करेंगे। आपको मेन तैयारी करनी है प्री और मेंस की, और जब आपने प्री और मेंस निकाला है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपको लॉ आता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे ही निकाल दिया प्री और मेंस। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बेयर एक्ट जितने भी आपके बेयर एक्ट हैं, जो भी सिलेबस में आते हैं, उनको आपको अलग रखना है। और उनमें आपको हर सेक्शन का कीवर्ड्स देखने हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है।
ऐसे ऐसे करके आपको बेयर एक्ट मतलब बहुत बार पढ़ देना है, जिससे कि आपको लैंग्वेज ही आपके दिमाग में सेट हो जाए। हर बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, उससे आपको लैंग्वेज सेट हो जाएगी। जब आप बेयर एक्ट पढ़ लोगे अच्छे से, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो मेंस के लिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, या अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ऐसे करके आप इस चीज़ को कर सकते हो। एक पार्ट तो लॉ का होता है हर एग्जाम में, दूसरा पार्ट होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में एस्से आता है, और ट्रांसलेशन आती है, और भी जो छोटी मोटी दो चीज़ें आती हैं, दो तीन चीज़ें, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। आपको न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपके अराउंड हो क्या रहा है, जिससे कि आपसे कोई कहीं भी कुछ पूछे तो आपको सब कुछ पता हो कि हाँ, ये एटलीस्ट आइडिया तो हो ही। सो आपको ऐसे पढ़ना है। आपको जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे, जो आपकी तैयारी हो गई, आपका एग्ज़ाम हुआ, मानो आपका प्री नहीं हुआ, तो इसमें कोई निराश होने वाली बात तो है ही नहीं। इसमें अपना मॉरल जो है वो नीचे ले जाने की बात है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही नहीं, आज 6 मई है 2020, या मान लो आपका एग्ज़ाम आता है 6 मई 2021, फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्ज़ाम आता है, तो आपका एग्ज़ाम आता है प्री 6 मई को आप देते हो, और मान लो 30 मई 2021 को आपका रिजल्ट आ जाता है जिसमें आपका नहीं होता, तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं होती है। इसमें आपको ये देखना है कि जो आपने पूरा साल पिछले साल मेहनत करी फ्रॉम 6 मई 2020 टू 6 मई 2021, उसका जो एक तरह से मैं बोलूँगा कि जो रिजल्ट है वो ये है जो आपके पास अभी आया है। पर क्या अगर आप वो मेहनत ही नहीं करते, अगर आप वो एक साल नहीं पढ़ते, तो आप तो पिछले साल ही रहते। आप तो एक साल जो आपने ग्रो करा है, अपने आप को इतना अच्छा बनाया है, अपने अंदर जो इतने अच्छे चेंजेस लाए हैं आप, वो एक साल में जो आपने इतना पढ़ा हो गया, आपको करंट अफेयर्स पता हो गए, आपको लॉ की नॉलेज हो गई, अगर आप तैयारी शुरू नहीं करते तो आप पिछले साल ही रहते 6 मई 2020 पे ही, और आपको तो कुछ भी नहीं आता होता फिर से। तो आप तो वही, तो आप में चेंज क्या आया, आपने गेन क्या किया? तो आप एक चीज़ समझो कि सिर्फ ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही आपको एक साल आगे कर दिया, और आपको नॉलेज हो गया है चीज़ों का। ये आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ को देखो, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है एक प्लान बनाना और उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना। अब होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक बॉलर आता है बॉलिंग कराने के लिए, और बैट्समैन खेल रहा होता है, तो बैट्समैन को लगता है कि जी ये जो बॉल है ये इन स्विंगर आएगी, अंदर को आएगी। पर हुआ क्या कि बॉलर ने बॉल छोड़ी और वो इन स्विंगर ही फेंक रहा था। उसने बॉल फेंकी, बॉल ने टिप्पा खाया, और जो इन स्विंगर थी वो आउट स्विंगर हो गई, क्योंकि एक हवा का झोंका आ गया और वो बाहर की तरफ निकलने को हो गई बॉल, और बॉल बाहर निकल गई और बैट्समैन आउट हो गया, कैच हो गया। तो इसमें बैट्समैन की कोई गलती नहीं है। बैट्समैन ने तो यही जज करा था कि जी इन स्विंगर आएगी, और उसने उस हिसाब से ही अपने आप को तैयार करा था। बॉलर ने फेंकी भी इन स्विंगर ही, पर हवा जो कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसने बॉल को चेंज कर दिया और वो आउट हो गया। तो क्या बैट्समैन को दुखी होना चाहिए? नहीं, उसको दुखी होके क्या करना है? दुखी उसकी उसकी क्या गलती है? उसने तो अपना पूरा करा अपना अपने हिसाब से। अब हवा हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना कोई। तो इन शॉर्ट की जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोच के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है पढ़ना। ये लॉकडाउन का टाइम है, अभी भी अगर आप नहीं पढ़े, अभी भी कुछ नहीं करे, तो आपको वो परेशान होने का भी कोई हक नहीं है। आपको ये भी बोलने का हक नहीं है कि यार मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं रहता है अगर आप अभी कुछ ना करो तो।
सबसे अच्छा टाइम है ये आपके पास। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिलहाल, और नोटिफिकेशन आए ना आए ये तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। आपको टेंशन ये होनी चाहिए कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ। जब भी आपको ये लगे ना कि अरे यार नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा या कब आएगा, सब उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि एम आई रेडी फॉर द एग्जाम, क्या मैं तैयार भी हूँ। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आप प्री के लिए तैयारी करते हो तो आपको प्री में आपको ये भी देखना है कि जब आप जब आपने एक बेर कोई भी एविडेंस का, सीआरपीसी का कोई भी एक बेर कर लिया, आपको उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। आप जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, एमसीक्यूज नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वो चीज़ों में भी ध्यान देना है। जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपका एक आपको पता लगेगा क्या आता है कैसे नहीं आता है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो यार मेंस के लिए मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन वगैरह आपको अपने टाइम टेबल में फिट करनी चाहिए, ठीक है। और जो ये चीज़ें आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। अपना कोई भी एक इशू उठाओ, कोई भी अगर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन है तो इसको अपने अपने वर्ड्स में लिखो। कोई ऐसा तो है नहीं बहुत हाई लेवल ऑफ इंग्लिश और हिंदी चाहिए होती है वहाँ पे बस एकदम नॉर्मल लैंग्वेज चाहिए होती है कि आती है जी, इनको इतना बताना होता है, आपको उतना पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले प्री के लिए आप ऐसा करो कि आप बेयरएक्ट में बताया आपको, आप पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ डाउट्स आएंगे कि जी ये डाउट है। अगर कोई डाउट जो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा, आप मेरे को यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई मुझे बताओ, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कुछ भी, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जैसे आपने प्री के क्वेश्चंस कर लिए और आपने बेयरएक्ट भी कर लिए, आपको लग गया कि हाँ प्री शायद मेरा अच्छे से निकल जाएगा, तो आपको फिर तभी की तभी अपना फोकस मेंस की तरफ बढ़ा देना है। मेंस में आपको देखना है कि जी क्या क्या आता है मेंस में, जो भी सब्जेक्ट प्री में आते हैं वो मेंस में भी आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान देना है, ठीक है। ताकि क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियोस में ही बोला है कि देयर इज नो लॉ विच इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि हर लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के वहाँ पे आंसर राइटिंग में प्रेजेंट कर सको, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशंस आपको रोज करनी है। कोई भी अगर आपका कुछ मटेरियल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर उठाओ इंग्लिश का, उसको हिंदी में लिखो, फिर हिंदी को इंग्लिश में लिखो, चेक करो, खुद ही चेक करो क्या हो गया। अपने से जब तक आप ऑनेस्टी नहीं रखोगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो अपने से ऑनेस्ट रहो और देखो कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप खुद के साथ नहीं ऑनेस्ट होगे ना, आप नहीं क्लियर कर पाओगे। आपको बस ये देखना है कि आज मैं कितना पढ़ा, एक ट्रैक रखो अपना अपना अपनी एक डायरी रखो, उसमें हर रोज लिखो आज मैंने इतना पढ़ा, कल मैं इतना पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे करके जब आप ट्रैक रखोगे ना अपना, मैं बता रहा हूँ आप बहुत आगे जाओगे। आपको बिल्कुल अपना ट्रैक रखना है। आप अपने आप पे जब नजर रखोगे ना आप, तो आप जरूर इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को निकाल लोगे। ये जुडिशरी की बात नहीं है। अपना ध्यान रखो, जितना आप अपनी केयर करोगे, अपना देखोगे कि हाँ आज मैंने इतना पढ़ा है, कल मैं इतना पढ़ूंगा, ये पूरे हफ्ते में मैंने कितना पढ़ा। ऐसे ऐसे करके टारगेट्स बनाओ और अपना निकालो यार एग्जाम। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। बस अपना, मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि ध्यान रखो। जब बात आएगी इंटरव्यू की, इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं करना है। इंटरव्यू के लिए आपको सबसे बड़ी बात, सबसे पहले कि लॉ आपको चाहे नहीं भी आता हो कोई बात नहीं, और ऐसा होगा नहीं, ये बात है कि नहीं आता होगा। अब प्री और मेंस निकाला है तो कुछ तो आता ही होगा। पर आपको फंडामेंटल ऑफ लॉ जो हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको 165 एविडेंस एक्ट, आपको 32 एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी का 164, सीआरपीसी का 167, सीआरपीसी का 311, सीआरपीसी का 319, सीआरपीसी का 315। ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आपको जैसे मैं, ये तो एग्जांपल है कि अगर आपको ये बेसिक प्रोविजंस नहीं पता है तो कहीं ना कहीं फिर डाउट है ना। तो आपको बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए इंटरव्यू में। इंटरव्यू की बात तो बाद में हम अलग वीडियो में भी कर सकते हैं। पर फिलहाल आप अपना ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप देखो।
कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले प्री के लिए पढ़ो, जहाँ पे आप देखो कि कौन-कौन से सिलेबस में आ रही हैं चीज़ें, उनको देखो और अच्छे से अपना पढ़ो, बस। और न्यूज़पेपर वगैरह आपको रोज़ पढ़ना ही है, जीके आप करते रहो, कोई भी एक सोर्स पकड़ लो जीके का, और ज़्यादा लोगों की मत सुनो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सिर्फ़ अपने जो आपको, जैसे अगर जीके का, जैसे अगर आपको कोई, जैसे किसी का पेपर निकल गया, उसने बोला जी मेरी जीके तो जी मैंने लूसेंट से पढ़ के निकाली है। तो ये नहीं कि चले गए लूसेंट लेने और लूसेंट पढ़ना शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता है। जो आप जीके पढ़ रहे हो, देखो जीके जो है वो भी आपके हाथ में नहीं है, जीके कहीं से कुछ भी आ सकता है, हो सकता है लूसेंट से पेपर आ जाए और हो सकता है लूसेंट से कुछ भी ना आए। तो जीके आपके हाथ में है ही नहीं। आप एक एक सोर्स रखो, अच्छा सोर्स जो कि रिलायबल सोर्स है, और उस सोर्स को आंख बंद करके पढ़ते रहो। बाकी ये नहीं है कि अब वो, बाकी आपकी किस्मत भी तो है यार, सब कुछ मेहनत में ही नहीं है ना, थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है। अब आ गया तो आ गया, तब कर लेना उसको। और 4 ऑप्शन होते हैं प्री में, तो 4 में से आप 2 तो ऐसे ही बाहर निकाल दोगे जो आपको पता होंगे भी नहीं। जो असली लड़ाई होती है वो 2 के बीच में होती है। आपको 2 में देखना है कि आंसर कौन-सा है। वहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग लगता है और आंसर आ जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो अभी जैसे-जैसे रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आती रहेंगी, मैं उस पे भी आपको अलग-अलग स्टेट्स के लिए भी गाइड करता रहूँगा। पर ये एक ओवरऑल था कि इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, दिस इज़ द टाइम। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने आप को, अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आप अपने आप पे ट्रैक नहीं रखोगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने आप पे ट्रैक रखो, अपने आप को देखो कि मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, कितना पीछे रह गया हूँ। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब तक आप ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम होनी ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम जिम भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे बॉडी बनी कि नहीं बनी, कुछ हो रहा है, एब्स निकल रहे हैं। जब तक वो नहीं निकलते तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो ही रहता है। तो जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे, ये चीज़ें आपको आने नहीं लगेंगी, तो आपको बुरा लगेगा। तो आप तैयारी करो, एग्ज़ाम्स दो और निकालो इन चीज़ों को। सबसे पहले आपको प्रॉमिस करना है खुद से, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मेरे को निकालना है, मैं निकालूँगा। और नहीं निकलता है वो आपके हाथ में नहीं है। आप प्रॉमिस तो कर सकते हो, वो तो सबसे आसान चीज़ है। बस अपना दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मैं तो यही बोलूँगा। अभी भी पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, तो अपना अच्छे से मन लगा के पढ़ो, फ़ोकस्ड हो जाओ और इन चीज़ों को करो। टाइम टेबल, अगर आपका टाइम टेबल नहीं फ़ॉलो हो रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर लेना, फिर से बना लेना, उसमें क्या हो गया, ठीक है? तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पूरे एग्ज़ाम के लिए यही है कि अपना ट्रैक रखो, अपने आप को देखो, अपनी मूवमेंट नोटिस करो कि पिछले मंडे को मैं यहाँ था, इस मंडे को मैं यहाँ पे हूँ। 1 हफ्ता आपको पता लग जाएगा। ऐसे-ऐसे करके जब आप छोटे-छोटे करके बेबी स्टेप्स लोगे, तो आप कहीं न कहीं कुछ बड़ा ही चीज़ हिट करोगे। तो बस इतनी ही बात करनी थी यार। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहीं हूँ। और बाकी मेरी वीडियोस देखते रहो। जहाँ तक कोई भी अब एग्ज़ाम आता है, मैं आपको गाइड करूँगा उसके लिए। पर एक ओवरऑल ये है कि अगर आपको पढ़ना है जुडिशरी के लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यार, जुडिशरी तो मैं लॉ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं जुडिशरी को फोकस कर रहा हूँ। पर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो दिस इज़ द टाइम, और कर दो। और एक प्रॉमिस के साथ पढ़ो कि नहीं जी मैं पढ़ूँगा, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट विल बी, आई विल स्टडी। मेरे हाथ में पढ़ना है, मैं वही कर सकता हूँ, बस वो पढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बाकी घर पे रहो, खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, ज़्यादा भी मत खाना, नींद ज़्यादा आती है ना फिर पढ़ते वक्त, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और बस बाकी भगवान है यार, भरोसा रखो, पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय।